ट्रांसफार्मर के बारे में देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो पहले तो आप लोगों को ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन रहेगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से एसी वोल्टता के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ना। बढ़ा भी सकते हो या घटा भी सकते हो, और ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी वोल्टता पर काम करेगा, है ना। इसलिए डेफिनेशन रहेगा आप लोगों का कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एसी वोल्टता के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब फिर ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल आता है, उसका सिद्धांत आएगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करेगा, कार्य करेगा, है ना। तो कई बार आप लोगों को एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, एक्चुअल में अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर इसलिए वर्क करता है क्योंकि उसमें दो कुंडलियां होती है ना, एक प्राइमरी आर्मेचर और दूसरा सेकेंडरी आर्मेचर। ठीक है, इसके बाद में आता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला रहेगा आपका अपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर में मतलब हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नाम से ही पता चलता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मतलब रहेगा एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टता के मान को क्या कर देगा, कम कर देगा। एसी वोल्टता के मान को कम कर देगा और धारा की प्रबलता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास में उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर मतलब हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एसी वोल्टता के मान को बढ़ा देता है और धारा की प्रबलता को घटा देगा ना, धारा की प्रबलता को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, फिर बनावट आती है। तो ट्रांसफार्मर में ज्यादा कोई चीजें नहीं होती है। ट्रांसफार्मर के केवल तीन पार्ट होते हैं, है ना। पहला रहेगा सबसे पहले आपके पास में क्रोड, सेकंड हो जाएगा आपका प्राइमरी आर्मेचर, है ना, और थर्ड हो जाएगा आपका सेकेंडरी आर्मेचर, है ना। मतलब क्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो सबसे पहले क्रोड की बात करते हैं। तो क्रोड को बनाने के लिए आप लोगों को क्रोड क्या करते हैं, हम नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां लेते हैं। ठीक है, और नर्म लोहे की कई आयताकार पट्टियां लेते हैं, ढेर सारी आयताकार पट्टियां लेंगे और उन आयताकार पट्टियों को अपन क्या करते हैं, एक के ऊपर एक जमा लेते हैं, है ना। और आयताकार पट्टियां, आयताकार या वृत्ताकार पट्टियां जो रहेगी आपकी, उस आयताकार या वृत्ताकार पट्टियों का बीच का जो भाग रहेगा, वो आयताकार या वृत्ताकार भाग, उसके बीच के आयताकार या वृत्ताकार भाग को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आयताकार या वृत्ताकार पट्टी के जो बीच का भाग रहेगा उसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में उन पट्टियों के ऊपर क्या करते हैं, वार्निश की तह देते हैं, है ना, वार्निश की परत चढ़ाते हैं, और परत चढ़ाकर आवश्यक मोटाई का क्या करते हैं, बना लेते हैं। उसको आवश्यक मोटाई का मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, और आवश्यक मोटाई का बनाने के बाद में उनको एक के ऊपर एक क्या करते हैं, परत लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से उसके ऊपर जो हम वार्निश की कोटिंग देते हैं, वार्निश की कोटिंग इसलिए दी जाती है कि वार्निश की कोटिंग करने से उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बहुत धाराओं का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं क्रोड को पटलित करना। ठीक है, बीच में से उसके आयताकार या वृत्ताकार भाग को निकाल लेते हैं और वार्निश की परत लगा देते हैं और आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं, और उन पट्टियों को एक के ऊपर एक क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते जाते हैं, पेयर करते जाते हैं। ठीक है, तो उसको अपन पटलित क्रोड कहते हैं। क्रोड को पटलित करने से बहुत धाराओं का मान कम हो जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड होता है प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के लिए कुछ नहीं करते हैं हम, जो तांबे के विद्युत रुद्ध तार रहेंगे, है ना, वाइंडिंग करने वालों के पास हमने देखा होगा आप लोगों ने। तो जो तांबे के विद्युत रोधी तार होते हैं, विद्युत रुद्ध तार, रोधी नहीं, विद्युत रुद्ध तार, उनकी अपन क्या करते हैं, फेरे लगाकर उनके आर्मेचर बना लेते हैं, और उनके जो क्रोड के आमने सामने की भुजाएं हैं, वो आमने सामने भुजाओं पर अपन क्या करते हैं, वो आर्मेचर को आप क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब ये तीनों भाग हो गए आपके, एक हो गया क्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ठीक है, इसके बाद में जो अपचायी ट्रांसफार्मर होता है, अपचायी ट्रांसफार्मर का पहचान होता है कि पहले तो कुंडलियों का पहचान होता है। तो कुंडलियों का, जिस कुंडली के साथ में एसी वोल्टता लगा रहता है वो होता है प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली के साथ जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका आएगा, उत्पन्न होगा, उस कुंडली को क्या कहेंगे, द्वितीय कुंडली। ठीक है, अब अपचायी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अपचायी ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली रहेगी, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक। ठीक है, और तार कैसा रहता है, पतला। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहेगी, कम, और तार क्या रहेगा, मोटा। ये अपचायी ट्रांसफार्मर रहेगा। उच्चाई ट्रांसफार्मर में चेंज हो जाएगा।
प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहेगी? कम, और तार क्या रहेगा? मोटा। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहेगी? अधिक, और तार क्या रहेगा? पतला, है ना। तो इस प्रकार उसके तीनों भाग होते हैं और अपचयी ट्रांसफार्मर, उच्चयी ट्रांसफार्मर की पहचान होती है। इसके बाद इसका कार्यविधि आता है। तो कार्यविधि भी बड़ा सिंपल सा होता है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती उल्टता लगाई जाती है तो जो क्रोड है, क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। क्रोड में जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध बार बार चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा उसका प्रिंसिपल रहेगा। एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि जब हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती उल्टता लगाते हैं तो क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और द्वितीय कुंडली में क्या हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत में भी सेम होता है। जब प्राइमरी आर्मेचर में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो द्वितीय आर्मेचर से बद्ध क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो अपन मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः क्या हो? NP व NS हो, तथा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो अपने पास में? EP व ES हो। तब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सेकंड लॉ लगाओगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्राइमरी के लिए EP इज इक्वल टू -NP del phi अपॉन del T। सेकेंडरी के लिए हो जाएगा ES इज इक्वल टू -NS del phi अपॉन क्या हो जाएगा? del T। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल कहाँ उत्पन्न हो रहा है? सेकेंडरी आर्मेचर में। इसलिए अपन क्या करेंगे? सेकेंडरी विद्युत वाहक बल बटे प्राइमरी विद्युत वाहक बल। तो ES बटे क्या आ जाएगा? EP बराबर इसी del phi अपॉन del T से del phi अपॉन del T बैलेंस हो जाएगा, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा। क्या बचेगा? NS अपॉन N। इसको तो इक्वेशन थर्ड। अब आप लोगों को पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल और विभवांतर इक्वल होते हैं, केवल बंद परिपथ के लिए और खुले परिपथ में काम करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? ES बटे EP की जगह क्या आ जाएगा? VS बटे VP बराबर से क्या हो जाएगा अपने पास में? NS अपॉन N। इसको तो इक्वेशन 4। अब फिर हम प्राइमरी आर्मेचर पर निवेश करते हैं, मतलब प्राइमरी आर्मेचर को देते हैं और सेकेंडरी आर्मेचर से क्या करते हैं? निर्गत करते हैं। ठीक है। तो निवेशी शक्ति किसकी हो जाएगी? ना। तो शक्ति बराबर से क्या होता है? उल्टता इंटू धारा, V इंटू I। P एवरेज में देखा है आप लोगों ने, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास में? प्राइमरी के लिए क्या हो जाएगा? VP इंटू IP। अब निर्गत मतलब बाहर निकलेगा, तो सेकेंडरी से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? VS इंटू I। अब संतुलन की स्थिति में निवेशी शक्ति बराबर से क्या होगा? निर्गत शक्ति। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि ट्रांसफार्मर में कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती, इसलिए हम तो सैद्धांतिक रूप से ही चलेंगे। ठीक है। तो निवेशी शक्ति बराबर से क्या हो जाएगा? निर्गत शक्ति, है ना। तो VP इंटू IP बराबर से क्या हो जाएगा? VS इंटू I। अब अपना यहाँ बैलेंस देखना है आपको। VS के बटे में किसको लाना है? VP को। तो भाग कितना मूलित कर दो। तो VS के बटे में कौन आ गया? VP। तो IP के बटे में कौन आ जाएगा? IS। तो या ऐसा भी कर सकते हो, VS बटे VP बराबर से IP बटे IS। अब समीकरण 3, 4 और 5 तीनों को बैलेंस करो। तो तीनों को बैलेंस करेंगे तो सब एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए अपन क्या बोल देंगे? ES बटे EP बराबरी से NS बटे NP बराबरी से IP बटे IS बराबर होगा VS बटे VP। और ये सब इक्वल होता है K मतलब परिणमन अनुपात। तो यही ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात है और यही उसका सिद्धांत है। आई बात समझ में?